हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि भाई मैं आज लाइव नहीं आ पाई, क्योंकि मेरी बेटी के स्कूल में प्रोग्राम है। और प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम की रिहर्सल्स चल रही हैं। और बेचारी जो है गई तो थी, और हमें लगा था कि हम लोग जो है उसको जल्दी से लेकर आ जाएंगे, बट अभी तक उसका जो है छुट्टी नहीं हुई है। तो मैंने कहा जल्दी से आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं, अगर आपको पसंद आएगा तो हम लोग जो है लाइव भी चले जाएंगे। अब क्या करें, बच्चे को भी लेने जाना है, तो इसीलिए मुझे पहले मैंने सोचा था वो 9 बजे तक घर आ जाएगी, तो मैं जो है आराम से लाइव क्लास ले लूँगी, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी उसको लेने के लिए जाना है। और 9 बजे के बाद ही वो आएगी। मेरी छोटी सी बच्ची बेचारी जो है ना, इतना ज़्यादा प्रेशर है छोटे छोटे बच्चों पे आजकल। तो वो अभी जो है अभी गई हुई है रिहर्सल्स के लिए। तो बस इसीलिए मैंने कहा कि भई मुझे पता है कि ऐसा आप लोग मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे थे, मगर फिर भी मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना। और सबसे पहले आप लोगों को जो है मैं क्या ग्रामर में लेने वाली हूँ, जो चैप्टर्स हैं और क्या है। देखो, ग्रामर का मैजिक डिकोड करो, क्लॉज, फ्रेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टीचर एग्जाम्स का रियल गेम चेंजर। और सही आपको पता ही होगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ये करवाने तो मुझे लाइव में थे, बट आज एज़ यू नो कि मजबूरी जो है सब कुछ करवा देती है। तो मुझे बच्चे के लिए अपने स्कूल जाना है उसके अभी, तो इसीलिए मैं आप लोगों का लाइव सेशन नहीं ले पा रही हूँ। और ग्रामर का मैजिक डिकोड करो। और भाई सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि मेरा DSSB-TGT इंग्लिश का बैच स्टार्ट हो रहा है। अब ग्रामर में इसलिए पढ़ा रही हूँ, लिटरेचर आप लोग मेरी काफ़ी देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि क्या पढ़ाती हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ, कितनी नॉलेज मुझे है ऑब्वियसली। और बाकी ज़्यादा शो ऑफ तो मैं नहीं करती हूँ। लेकिन ये जो मैंने आजकल ग्रामर का लिया है वो इसलिए है, उसमें मैंने सभी लोगों को कवर किया है। DSSB में सेकंड पेपर में ग्रामर बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन फर्स्ट पेपर में कुछ नंबर की ग्रामर है। EMRS में भी फर्स्ट पेपर में कुछ नंबर की ग्रामर है। इसी तरीके से और भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, UPLT है, उसमें तो पूरी ग्रामर है। लेकिन मतलब ग्रामर और लिटरेचर दोनों ही है। तो कहने का मतलब ये है 10 20 15 20 नंबर की तो मिनिमम आ ही रही है ग्रामर, तो पढ़ लो ना। और ये वाला बैच DSSB-TGT का ये स्टार्ट हो रहा है 28 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, यानी कि ट्यूसडे से 2 ट्यूसडे बाद है। और उसके बाद आप लोगों का ये जो बैच है ये सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर का बैच है। और इसमें आपको हार्ड कॉपी नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। अभी दिवाली से पहले 1,000 रुपये ऑफ है। 1,000 रुपये का बैच नहीं है, 1,000 रुपये ऑफ है। दिवाली के बाद 1,000 रुपये बढ़ जाएंगे। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस बैच, अभी इस बैच को स्टार्ट नहीं हुआ है, ये शुरू ही होगा 28 अक्टूबर से। तो जिससे जितने ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट्स कर सकते हैं, तो आप लोग अपना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी नोट्स आप लोगों के घर पर हम लोग पहुंचाएंगे। नोट्स पर भी अभी काम चल रहा है। दीपावली की छुट्टियों में बैठ के सारे नोट्स को मैं पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सब उसमें जो चेंजेस करने होंगे, जो भी करना होगा मुझे, वो सब करूँगी। तो आप लोग जो है जो DSSB-TGT, देखो भाई रिजल्ट नहीं आया है, मगर जो क्वेश्चंस आए थे DSSB-TGT में वो वही आए थे जो मैंने करवाए थे। और इसके साथ आपको इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और भाई बाकी हमारे जो है, आपको करना क्या है, इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर रखा है तो स्टोर में जाके देखना है। UPLT का बैच भी है, बहुत बढ़िया बैच है। और इतना बढ़िया बैच है कि भाई लोग तो इन बैचेस को जो है मुफ्त में ही चाह रहे हैं, और मेरी बात को समझ भी रहे होंगे कि मेरे बैच की जो है अब क्या कर रहे हैं, क्या 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 लोग कर रहे हैं इन बैचेस के साथ, मैं क्या कहूँ। खैर, UPLT ग्रेड का है और 2025, और ये इसमें 3 बैचेस हैं, एक ग्रामर प्लस लिटरेचर, 2 ग्रामर प्लस लिटरेचर है, एक सिर्फ लिटरेचर है। और एक ग्रामर 8500 वाले में नोट्स भी हैं, 5500 में PDF है, और 5000 वाले में सिर्फ लिटरेचर के नोट्स हैं। तो आप लोग आइए, देखिए। आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इंग्लिश सूत्रा का ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं तो उस पे भी जो ये थंबनेल्स बने रहते हैं, मतलब बैचेस के, उस पे भी ये नंबर पड़ा रहता है। आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे है, इन द सेंटेंस सीइंग इज बिलीविंग द वर्ड सीइंग फंक्शन एज। भाई देखो, हर चीज़ का ना आपको लॉजिक जरूर पता होना चाहिए, तो मैं लॉजिक समेत बताऊंगी, ऐसे नहीं है कि केवल रट्टाफिकेशन कर लो। सीइंग इज बिलीविंग, देखो व्हाट इज व्हाट, जवाब किसका आ रहा है, व्हाट का। जो व्हाट का जवाब देता है वो होता है नाउन। और जो
नॉन फाइनाइट्स में जो वर्बल नाउन का काम करता है वो क्या होता है? जो वर्बल नाउन का काम करता है उसे क्या कहते हैं? जो वर्बल नाउन का काम करे उसे कहते हैं जेरेंट. तो द आंसर इज जेरेंट, दैट इज बी, जेरेंट. और इवन सीइंग इज व्हाट? बिलीविंग. तो बिलीविंग भी जेरेंट है. तो याद रखिएगा, व्हाट इज व्हाट? सीइंग इज व्हाट? बिलीविंग. जो व्हाट बताए वो नाउन होता है. नॉन फाइनाइट्स में वर्बल नाउन किसे कहते हैं? दैट इज जेरेंट. सो द आंसर इज जेरेंट. मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ले रही हूँ. मैंने टॉपिक वाइज आपसे सबसे पहले लिए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और क्लॉजेज लिए हैं. तो मैं टॉपिक वाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं एक दो क्लासेस कराने के बाद आगे आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पंक्चुएशन, सारे टॉपिक्स जो हैं जितने हो पाएंगे. ज़्यादा झूठे वादे तो मैं करती नहीं, जितना मुझसे होता है मैं उतना ही करवाती हूँ. आइडेंटिफाई द क्लॉज टाइप. ही बिहेव्स एज इफ ही वर द ओनर. तो इसमें क्लॉज पूछा है. इसमें हालांकि दो क्लॉजेज हैं. देखिए, ही बिहेव्स हाउ? एज इफ ही वर द ओनर. ही बिहेव्स क्या है? दैट इज अ प्रिंसिपल क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? जो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है. ही बिहेव्स हाउ? एज इफ ही वर द. एक वैसे ये एक तरीके से अनरियल कंडीशन को भी बता रहा है. तो ही बिहेव्स हाउ एज इफ ही वर द ओनर. तो ये एज इफ ही वर द ओनर जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है. एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है कौन सा? दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. अगर आप लोगों को मैं आपको बताती हूँ, टीचिंग के एग्जाम का रियल मास्टर है ये. और अगर आपको इन चीज़ों को मास्टर करना है तो वाई आर यू वेटिंग? आप लोग क्यों वेट कर रहे हो? आप लोग पढ़ते क्यों नहीं हो? और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप इंग्लिश सूत्रा को भी तो ज्वाइन कर सकते हो ना. जरूरी है ऐसे वैसे कोई और प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना? हमारा प्लेटफॉर्म आपको अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं. जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पढ़ लो. मेरा तो काम होता है भाई, अपना ऐड तो मुझे करना ही होता है ना. नहीं अच्छा लगता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. इन वट एवर ही सेज इज ट्रू. द अंडरलाइन पार्ट इज, पहले मैं अंडरलाइन कर दूं पार्ट को. द अंडरलाइन पार्ट इज ये, वट एवर ही सेज इज ट्रू. द अंडरलाइन पार्ट इज, बताओ क्या है? वॉट इज ट्रू? वट एवर ही सेज. जो वॉट का काम करता है वो क्या होता है? नाउन. जो वॉट का काम क्या करता है? ये पूरा क्लॉज किसका काम कर रहा है? नाउन का. आपको पता है क्लॉज पहचानने का तरीका क्या होता है? क्लॉज पहचानने के लिए बहुत आसान काम है. जितने फाइनाइट वर्ब्स, जितने फाइनाइट वर्ब्स उतने क्लॉजेस. अब आप गिनो. वट एवर ही सेज, ये है एक फाइनाइट वर्ब, एक ये है फाइनाइट वर्ब, तो दो क्लॉजेस हो गए. जितने फाइनाइट वर्ब्स उतने क्लॉजेस. दैट इज, ये हो गया आपका क्लॉज पहचानने का तरीका. द वर्ड राउंड इन द वॉक्ड राउंड द पार्क इज प्रेपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव वर्ब. अब इसमें आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी गई है. अब सबसे पहले आप ये देखना, दे वॉक्ड राउंड. अगर केवल इतना होता, ठीक है, और राउंड की पार्ट ऑफ स्पीच पूछी जाती, दे वॉक्ड वेयर, तो वेयर का जवाब देता तो ये हो जाता एडवर्ब. ठीक. अब उसके बाद आता दे वॉक्ड राउंड द पार्क. अब यहां पर ये चीज हो गई, बदल गई. भले ही वेयर का जवाब दे रहा है लेकिन यहां पर आ रहा है नाउन. तो ये चीज क्या है? एडवर्ब पे सेंटेंस खत्म हो रहा है. वेयर, व्हेन, हाउ कैसे भी जवाब दे रहा है, उस पे सेंटेंस खत्म हो रहा है तो वो एडवर्ब है. लेकिन यदि किसी भी व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का जवाब देने वाले वर्ड के बाद नाउन आ जाए तो वो चीज क्या बन जाती है? दैट बिकम्स प्रेपोजिशन. तो यही चीज क्या बन गई है? यही चीज आपकी बन गई है, दैट इज हैज बिकम प्रेपोजिशन. ये हो गया आपका प्रेपोजिशन. और अगर इस पे सेंटेंस खत्म होता तो ये होता आपका एडवर्ब. लेकिन ये जो पूरा क्लॉज है, राउंड द पार्क, दे वॉक्ड वेयर, दे वॉक्ड राउंड द पार्क, ये क्लॉज नहीं फ्रेज है. ये फ्रेज है एडवर्ब फ्रेज. दैट इज एडवर्ब फ्रेज. क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, वॉक्ड.
राउंड इज अ प्रेपोजिशन। तो मैंने बताया था जितने फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उतने क्लॉजेज होते हैं। तो दे वॉकड, इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, ये राउंड प्रेपोजिशन है और कोई है नहीं, तो वो फ्रेज है, क्लॉज नहीं है। जितने फाइनाइट वर्ब्स होते हैं तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर ये हो गया राउंड द पार्क, दैट इज राउंड। अब मैंने आपको क्या बता, वॉक अराउंड, तो अराउंड क्या हुआ, वॉक वेयर, अराउंड, चारों तरफ घूमो, दैट इज एन एडवर्ब। वॉक अराउंड द पार्क, तो ये कहाँ घूमो, पार्क के चारों ओर। तो जब अराउंड के बाद जवाब वेयर का ही दे रहा है, लेकिन नाउन ले लिया अपने पास, नाउन ले ले, प्रोनाउन ले ले, जेरेंड ले ले, तो वो चीज क्या हो जाती है, दैट बिकम्स प्रेपोजिशन। तो ये क्या हो गया, दैट इज प्रेपोजिशन। द पुअर आर नॉट ऑलवेज मिजरेबल, द वर्ड पुअर इज, बताओ क्या है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, एडजेक्टिव यूज्ड एज अ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो भाई, ये जो पुअर होता है वो किसी की स्टेट बता रहा है ना, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, उसे क्वालिफाई कर रहा है। अब आपने उसके आगे द लगा दिया तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है, मगर यूज कैसे हो रहा है, उसको आप नाउन हो गया, एडजेक्टिव काम कर रहा है नाउन की तरह, लेकिन इसीलिए नाउन तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन जब एडजेक्टिव नाउन की तरह काम करता है तो वो प्लूरल नहीं होता, नहीं होता। इसीलिए द पुअर्स नहीं होता, द रिच, द ब्लाइंड्स नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज, जैसे ब्लाइंड मैन, अब ब्लाइंड मैन, तो मैन की क्वालिटी बता रहा है ब्लाइंड। अब द ब्लाइंड कहोगे तो वो कलेक्टिव नाउन है, इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप, बट बिकॉज इट इज मेड ऑफ नाउन, तो वही नाउन है, तो वो सॉरी इट इज मेड फ्रॉम एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव से बना है, तो उसको आप प्लूरल नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड आई नो दैट शी इज ऑनेस्ट। आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज जानना है। अब एक बहुत आसान तरीका होता है, दो क्लॉजेज होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है सबऑर्डिनेट। प्रिंसिपल जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी कि जो अपने मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करता, और सबऑर्डिनेट जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल। आई नो, आई नो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दैट्स प्रिंसिपल। व्हाट, दैट शी इज ऑनेस्ट, व्हाट का जवाब दे रहा है, दैट शी इज ऑनेस्ट। दैट शी इज ऑनेस्ट अधूरा है, अपने आप में, अपने आप उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये हो गया आपका दैट इज नाउन क्लॉज, दैट इज नाउन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज इसमें है नाउन क्लॉज, आई नो व्हाट दैट शी इज ऑनेस्ट। In he spoke kindly to the stranger, the word kindly is adverb of manner, adjective, verb complement या pre-modifier। तो भाई देखो, he spoke how, ये जवाब दे रहा है how को, how का जवाब दिया और किसको मॉडिफाई करा, वर्ब को मॉडिफाई करा, वर्ब को क्या करा, मॉडिफाई करा, और हाउ का जवाब दिया। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करे और हाउ का जवाब दे वो क्या होता है, एडवर्ब। और वो भी कौन सा एडवर्ब, कैसे, ही स्पोक हाउ, हाउ वाला होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। द ट्रेन बीइंग लेट वी मिस द फंक्शन, द इटैलिसाइज्ड पार्ट, अब इटैलिसाइज दे नहीं रखा तो मैं उसको बता देती हूँ, द ट्रेन बीइंग लेट अंडरलाइन कर देते हैं। तो इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है वो क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ रीजन या इन्फिनेटिव। तो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी, देखो एक पार्टिसिपल, एक पार्टिसिपल के पहले अगर नाउन या प्रोनाउन आए तो उसे एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो यहां पर ये देखो, इसमें दो हैं, पार्टिसिपल वाला जो फ्रेज है वो क्या है, बीइंग लेट, व्हाट, द ट्रेन बीइंग लेट। तो ये नाउन आया किसके पहले, पार्टिसिपल के पहले नाउन आ गया। वी मिस द फंक्शन, ये क्या है आपका मेन क्लॉज है, वी मिस द फंक्शन बिकॉज द ट्रेन बीइंग लेट,
द ट्रेन बीइंग लेट वी मिस द फंक्शन। जब भी कभी सबॉर्डिनेट जो फ्रेज होता है या क्लॉज होता है, सबॉर्डिनेट फ्रेज जो होता है वो सेंटेंस के पहले आता है ना, तो उसको कॉमा लगा के क्या बताते हैं कि भाई ये सेंटेंस मेन क्लॉज के बाद का पार्ट था। अब यहाँ पे द ट्रेन जो है ये नाउन है, बीइंग क्या है, ये आपका पार्टिसिपल है, और उसके पहले नाउन आ रहा है, तो ये और अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन कहलाता है, जो आपने सुना भी होगा। ये क्या था, द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर्ड। द फॉग डिसअपियर्ड ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, और एक ही क्लॉज है इसमें, द सन हैविंग राइजन। हैविंग राइजन ये आपका परफेक्ट ये आपका पार्टिसिपल है, और सन जो है उसके आगे लगा है, तो वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन है। द वर्ड बिफोर, he came before I arrived, he came before I arrived is conjunction, preposition, adverb. He came before I arrived, दो sentences हैं, दो sentences को before जोड़ रहा है, तो before क्या हो गया, that is conjunction. He came, क्योंकि दो पूरे दो sentences हैं। अगर ये आता he came before me, तो क्या होता है, ये अभी मैंने आपको बताया था, he came when, before, वो adverb हुआ, me आ गया pronoun। तो अगर किसी भी एडवर्ब जैसे काम करने वाले वर्ड के बाद नाउन, प्रोनाउन या जेरंड आ जाता है, तो वो प्रेपोजिशन बन जाता है, तो वो बिफोर होता है प्रेपोजिशन। लेकिन यहाँ क्या है, ही केम, अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ही केम, या जैसे बिफोर मी, और या यहाँ पर एक ये इस तरीके से बताते हैं, टू कम्स बिफोर थ्री, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बिफोर, अब टू कम्स व्हेन, थ्री से पहले। अब ये व्हेन का जवाब दे रहा है, लेकिन अपने बाद ये एक नाउन ले रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, प्रेपोजिशन। इसी तरीके से ये है, अब ये तो हो गया प्रेपोजिशन। अब आप यहां पर देखो, यहां पर ही केम एक क्लॉज, क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब है। आई अराइव्ड, यहां पर भी एक जो है वो फाइनाइट वर्ब है। अब ये बिफोर, पूरे दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को ही केम व्हेन, बिफोर आई अराइव्ड, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। किससे जुड़ा हुआ है, कंजंक्शन से, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बिफोर इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। He is too honest to cheat anyone contains which type of infinitive clause? He is so honest that he cannot cheat anyone. Adverbial clause of result, noun clause, adjective clause या complement clause. He is so honest, so तो क्या हुआ, result आ रहा है ना, he is so honest तो that he cannot cheat anyone, तो ये क्या हो गया, that is adverb clause of result. Adverb clause of result. एक मिनट में इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को देना चाहती हूँ। जैसे ये है, ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट स्पीक, ये भी आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस है। इसके अलावा भी अगर आप ये देखें, ही इज सच अ गुड मैन दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम, तो ही इज सच अ गुड मैन तो क्या, दैट ऑल मैन रिस्पेक्ट हिम, तो ही इज टू ऑनेस्ट टू चीट एनीवन, वो इतना ऑनेस्ट है तो वो किसी को चीट नहीं कर सकता। तो अगर आप इसको बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा, इसको समझो, ही इज सो ऑनेस्ट। अब देखो यहां पर ये इज हो गया एक फाइनाइट, दैट ही कैनॉट चीट एनीवन, तो आप देख रहे हो दो, इसमें दो आ गए। ये देखो यहां पर ये एक फाइनाइट वर्ब, ये हो गया एक फाइनाइट वर्ब, ही सो ऑनेस्ट दैट, तो ये वाला ये फ्रेज था, ये आपका क्लॉज है, और कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। टू अर इज ह्यूमन द इन्फिनेटिव फ्रेज फंक्शंस एज, इन्फिनेटिव कौन सा होता है, इन्फिनेटिव दो तरीके के होते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है।
अब यहाँ पे, अब मैंने यहाँ से पूछा, बस पूछना क्या है, व्हाट इज ह्यूमन। व्हाट का जवाब जो दे वो क्या होता है, व्हाट का जवाब जो दे वो होता है नाउन। नाउन किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पर ये टू और किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, क्योंकि ये नाउन की तरह काम कर रहा है। इधर नाउन वर्क्स एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। तो भाई यहाँ पर व्हाट इज ह्यूमन, टू और। इन्फिनेटिव यहाँ किसका काम कर रहा है, नाउन का। नाउन यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। In I found the house deserted. The word deserted is predicative adjective, past participle used adverbially, noun complement या verbal noun। बताओ। I found, आप अगर इसको पार्सिंग करते हैं तो I जो है वो आपका प्रोनाउन है, फाउंड वर्ब है, ठीक है। द हाउ, आई फाउंड व्हाट, द हाउस। हाउ कैसा, खाली, है ना। बात किसकी की जा रही है, भले ही हाउ का जवाब आ रहा है, मगर बताया किसके बारे में जा रहा है, नाउन के बारे में। नाउन के बारे में कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। और ये किसके रूप में, प्रेडिकेट, यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो ये हो गया आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल है मगर एडवर्बियली यूज नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि ये जो है किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में। और एडवर्ब्स नाउन प्रोनाउन के बारे में नहीं बताते हैं, वो एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं, वर्ब के बारे में बताते हैं, अनदर एडवर्ब के बारे में बताते हैं। आई फाउंड द हाउस, हाउ का जवाब दे रहा है बट हाउस के बारे में बता रहा है, हाउस की क्वालिटी बता रहा है। दैट इज व्हाई इट्स अ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। Had I known I would have helped you. The first clause is had I known. तो ये क्या है, नाउन क्लॉज, एलिप्टिकल कंडीशनल। वो आपको ये पता है कंडीशनल क्लॉज है, मगर ये एलिप्टिकल कंडीशनल क्लॉज किस चिड़िया का नाम है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। एलिप्टिकल कंडीशनल का मतलब होता है एक वो कंडीशनल क्लॉज जिसमें इफ जो है वो छोड़ दिया जाता है, इफ को ओमिट कर देते हैं, एलिप्टेड कर। एलिप्ट का मतलब एलिप्शन का, जो एलिप्सिस होते हैं, 3 डॉट 4 डॉट जो होते हैं, एलिप्सिस जो होते हैं, उनको मतलब ही क्या होता है, छोड़ देना, टू लीव समथिंग। तो हैड आई नोन आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो यहाँ पर इफ आई हैड नोन होता है, ये इफ आई हैड। तो यहाँ पर इफ आई हैड नोन होता, ये आपका थर्ड कंडीशनल है, यानी कि जो इसमें परफेक्ट कंडीशनल होता है जिसमें पास्ट की अनरियल कंडीशन बताई जाती है। तो इसमें क्या है, ये इफ छोड़ा गया है और इन्वर्जन पार्ट यूज किया गया है। तो जो छोड़ा हो जाता है उसे एलिप्सिस कहा जाता है। तो एलिप्टिकल कंडीशनल क्लॉज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the sooner you start, the better it will be. Both clauses are correlative, comparative, conditional, coordinate, subordinate, adverbial. तो भाई देखो यहाँ पर ये है, the sooner you start, the better it will. आपको ये पता होगा, the higher you go, the cooler you feel. तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव की 2 कंपैरेटिव डिग्रीज यूज करी गई है, द उसके साथ द लगाया गया है, द सूनर द बेटर। तो ये कोरिलेटिव कंपैरेटिव, कोरिलेटिव है और कंपैरेटिव क्लॉजेज हैं जहां पर कंपैरिजन किया जाता है। द हायर यू गो द कूलर यू फील। तो यहाँ पर 2 कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं और उनके आगे द लगाया जाता है। कोरिलेटिव कंपैरेटिव क्लॉजेज हैं, कोरिलेटिव कंपैरेटिव क्लॉजेज। ही अराइव्ड लेट दो ही स्टार्टेड अर्ली, द अंडरलाइन क्लॉजेज। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, ही अराइव्ड लेट, यहां पर क्लॉज जो पूछा गया है वो 2 है, 2 ही स्टार्टेड ही, हालांकि उसने शुरुआत तो जल्दी ही करी थी मगर आया लेट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब रिलेटिव क्लॉज, कंडीशनल। देखो भाई एडवर्ब क्लॉज ऑफ जो कंडीशन होता है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन और कंसेशन जो होते हैं, दो आई एम पुअर आई एम ऑनेस्ट, दो द हेवंस फॉल जस्टिस मस्ट बी डन, ही सेट सेल दो द स्टॉर्म थ्रेटेंड। तो आप ये याद रखिएगा कि सपोजिशन और कंसेशन जो होते हैं वो दो, ऑल दो, इवन इफ, जो भी क्लॉज दो, ऑल दो या इवन इफ से शुरू होता है वो कंसेशन या सपोजिशन बताता है। तो हालांकि ही अराइव्ड लेट, हालांकि उसे शुरू जल्दी किया था। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन जो होते हैं वो दो, ऑल दो से स्टार्ट होते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन या सपोजिशन।
दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, द क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वेयर इज एडजेक्टिव, एडवर्ब, रिलेटिव या नाउन क्लॉज? बताओ भाई, आप पे ही छोड़ दिया मैंने एक वाला क्वेश्चन, बताओ जल्दी बताओ। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। अब आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है, चलो मैं पूछ लेती हूँ आपसे, अगर मैंने ये पूछा दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, सीधा सीधा लग रहा है कि जब वेयर का जवाब दे रहा है तो एडवर्ब हो गया। लेकिन मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, ये है नाउन, और जो क्लॉज नाउन के बारे में बताता है, जो क्लॉज नाउन के बारे में बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है ना, दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। और एक और चीज मैं जरा उसमें देखना चाह रही हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी। आई होप कि आप बोर नहीं हो गए तो सॉरी फॉर दैट। और मैं इसमें यही चीज आप लोगों को एक ये वाला देखना चाह रही थी मैं। देखिए, एंड दैट इज, हाँ जी, यहां पर ये एडजेक्टिव क्लॉज है, दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। वैसे तो इसे रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज मतलब फालतू में वो चीज दे रखी है, दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। टेल मी वाई यू आर सैड, द अंडरलाइन पार्ट फंक्शन है, पहले मैं देख लूं अंडरलाइन पार्ट है क्या। टेल मी वाई यू आर, टेल मी ये पूछा गया, टेल मी बेसिकली वाई यू आर सैड। एक चीज ये देखिएगा, वाई यू आर सैड, एक तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आर बाद में लगा है, सब्जेक्ट पहले आया है। तो ये कौन सा है? ये बेसिकली टेल मी व्हाट, ये नाउन क्लॉज है। ठीक है, नाउन क्लॉज है। और नाउन क्लॉज, यहाँ पर नाउन क्लॉज नाम तो दे नहीं रखा, तो यहाँ पर टेल मी क्या, वाई यू आर सैड। तो यहाँ पर ये चीज जो है वो किसकी तरह काम कर रही है? नाउन। बेसिकली यहाँ होना चाहिए था नाउन क्लॉज, और यहाँ नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। टेल मी क्या, वाई यू आर सैड, तो ये नाउन क्लॉज है और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ तक आज मेरे क्वेश्चंस कुछ यहीं तक के थे, और उसके बाद अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल, और लाइव मिलूंगी। कोशिश तो यही करती हूँ, मगर क्या करूँ, चीज़ें कभी कभी मेरे हाथ से निकल जाती हैं। तो आई होप आप मेरी बात को समझेंगे और इस वीडियो को भी देख लेंगे, तो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। तो बाय बाय, मिलते हैं कल।